राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। गांव की सुंदर सी बेला थी। पक्षियां अपना घोंसला छोड़कर उड़ चले थे। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहीं गाय भैंसे बकरियां चरवाहे लेकर जंगल की तरफ चल रहे थे। किशोर जी सुबह सुबह अपने घर से निकलकर घर के सामने कटहल के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर अपनी उम्र के दोस्तों के साथ बैठे थे। किशोर जी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। उनके दोस्त रोज सुबह सुबह उठकर उनके घर के पास चबूतरे में आकर बैठा करते थे, वार्तालाप किया करते थे, फिर अपने अपने घर जाते। आज किशोर जी अपने उम्र के दोस्तों के साथ बात करते हुए बीच बीच में खांसने लगते थे। तो उनके एक मित्र ने कहा, किशोर, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भैया, तबीयत तो मेरी खराब है। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यहाँ की दवाइयों से आराम नहीं मिलेगा। कुछ महीनों से सीने में दर्द भी हो रहा है। वैद्य जी से मैंने 2-3 पूरी दवाई ले ली, लेकिन आराम नहीं पड़ा। किशोर जी के एक और मित्र ने कहा, तो फिर आपका बेटा मयंक तो मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में रहता है, आप वहीं जाकर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? किशोर जी ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हो। एक बार बेटे के साथ मुंबई जाकर दिखा ही देता हूँ। वैसे कल ही मयंक का फोन आया था, कह रहा था कि पापा, तबीयत खराब है तो मैं गांव में आकर क्या करूंगा। आप मेरे साथ आओ और मुंबई में आपकी दवा करवा दूंगा। मैंने ही उससे मना कर दिया कि मैं वैद्य जी से दवाइयां लेकर आया हूँ, आराम पड़ जाएगा। लेकिन अब तो भूख भी नहीं लगती है, रह रहकर सीने में दर्द उठता है। यह सारी वार्तालापें हो ही रही थी। किशोर जी की पत्नी गौरी जी के कान में भनक पड़ी, तो वह भी घर से बाहर निकलते ही चबूतरे के पास आ गई और उनके मित्रों के सामने बोली, आप लोग ही समझाइए कि यह शहर में चलकर दवाई करवा ले। कितनी बार मैंने कहा है कि मयंक के साथ चले जाओ, दवाइयां करवा लो, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हैं। दोस्तों ने कहा, अब जाएंगे भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। तो किशोर जी ने कहा, हाँ हाँ, अब तुम तैयारी करो अपने बेटे के पास चलने की। हम जरूर जाएंगे, आज ही मयंक से बात करेंगे। फिर किशोर जी अपने बेटे मयंक को फोन लगा दिए। मयंक, तुम ठीक ही कह रहे थे बेटा, मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए इससे पहले तुम मुझे डॉक्टर को दिखा दो। मयंक हफ्ते के अंदर ही मुंबई से अपने गांव घर आ गया और अपने पिताजी और अपनी माँ को लेकर मुंबई शहर पहुंच गया। किशोर और किशोर की पत्नी अपने गांव के खुले माहौल, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवाएं, ना छल ना कपट, सिर्फ भोलापन, एक दूसरे की मदद करने के इरादा, ऐसे गांव को छोड़कर अब मुंबई शहर में आ चुके थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित थे। वह गांव के खेत खलिहान, पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरियां, इसके अलावा कभी इतने बड़े शहर में नहीं गए थे, इसीलिए उन्हें सब कुछ बड़ा सा अजीब लग रहा था। मयंक अपने माता पिता को लेकर मुंबई शहर तो पहुंच गया था। अब देखना यह है कि मयंक की पत्नी शीतल अपने सास ससुर को देखकर खुश होती है। किशोर और गौरी जी दवा करवा कर खुशी खुशी अपने गांव लौटते हैं, या उनके जीवन में कुछ और ही लिखा है। मयंक जैसे ही घर का डोरबेल बजाया, शीतल ने गेट खोला। सास ससुर को देख हाथ में एक पोटली, उसका तो जैसे मन ही गिर गया। उदास मन से वह साइड में हटी। किशोर और गौरी जी अंदर आए। वह सास ससुर के पैर छूते ही जल्दी से अंदर चली गई। ना कोई हाल ना कोई पता। थोड़ी देर तक किशोर और गौरी जी हॉल में बैठे रहे। काफी समय तक जब पत्नी बाहर नहीं निकली तो मयंक को कुछ बुरा सा लगा। उसने सोचा कि मम्मी पापा को कहीं बुरा ना लग जाए कि बहू गेट खोलकर फिर से अंदर चली गई। हाल समाचार भी पूछने बाहर नहीं निकली तो मयंक ने आवाज दिया, शीतल,
किसी काम में व्यस्त हो क्या? मम्मी पापा के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। शीतल ने अंदर से कड़ी आवाज में बोला। वही कर रही हूँ। किचन में आके सो नहीं गई। मयंक मम्मी पापा की तरफ देखते हुए फीकी सी मुस्कान मुस्काते हुए बोला, सुबह के काम में थोड़ा व्यस्त होगी, इसीलिए उसे भी ऑफिस जाना होता है ना। अब यह आवाज सुनकर किशोर और गौरी जी को अंदर ही अंदर बुरा लगा। उनका स्वागत जिस तरह से हुआ था, उन्हें लग रहा था कि हम बेटे बहू के घर तो आ गए हैं, लेकिन शायद इनकी मजबूरियों ने हमें यहाँ बुलाया है। दिल से यह नहीं चाहते कि हम इनके घर में रहे। बिना कुछ कहे ही उस घर का माहौल ऐसा हो गया था कि गौरी जी और किशोर जी को सब कुछ महसूस हो रहा था। करीब 20-25 मिनट के बाद शीतल एक कप चाय कुछ बिस्किट प्लेट में रखकर अपने सास ससुर के सामने रखी और वापस किचन में चली गई। किशोर और गौरी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, मानो कि वह कह रहे हों कि क्या हम इस घर में जबरदस्ती आ गए हैं। हम लगता है बहू के ऊपर बोझ बन रहे हैं। बहू का मन नहीं है तो नहीं बुलाना चाहिए। फिर दोनों ने चाय पिया। इतने में शीतल आई और कहने लगी, मम्मी पापा चलिए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। और हाँ, यह अपने बैग और पोटली उठा लीजिए। यहाँ सोफे के पास अच्छा नहीं लग रहा। कोई बिल्डिंग वाले आ गए तो क्या सोचेंगे। गौरी जी के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। अरे क्या हम इंसान नहीं है? गांव से आए हैं तो क्या हुआ? हम भी तो लोगों के बीच में रहते थे। यह ख्याल सिर्फ गौरी जी के मन में था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। बहू आगे बढ़ी और एक छोटा सा कमरा दिखाई जो उनका स्टोर रूम था। उसी में बोली, आप लोग अपना सामान इसी में रख लीजिए और इसी में आप लोग सोएंगे। गौरी और किशोर जी दोनों मन में यह सोच रहे थे कि किसी तरह से एक बार दवा हो जाए, फिर तो हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। बहू के व्यवहार ने उनके मन में और भी उदासी भर दी थी। उतनी दूर से सफर करके आए थे, लेकिन जरा सा भी प्यार और सहानुभूति की बात बहू ने नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि यह अपनी बहू नहीं, हम किसी पराये के घर आ गए हैं। फिर शाम का खाना और गौरी और किशोर जी थके हारे थे तो रात में जल्दी सो गए। इधर शीतल अपने पति से रात में बात विवाद करती रही। देखो मयंक, तुम इस तरह से अपनी मम्मी पापा को गांव से उठाकर तो लाए हो, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। मयंक ने समझाया। शीतल, तुम ज्यादा परेशान क्यों होती हो? जैसे ही एक बार पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम उन्हें वापस गांव में छोड़कर आएंगे। अरे अगर मैं नहीं जाता तो गांव वाले क्या कहते? सबको पता है मेरे पापा कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाते लिखाते थे। गांव में जमींदारों की जमीन लेकर आधे में काम करते थे। कई जमींदारों से जमीन लेते, उसमें अन्न उगाते, काम करते। जो उपज होता था उसका आधा जमींदार को देते और आधा खुद उसमें से बेचकर पैसे पाते और मेरी पढ़ाई में लगाते। मैं कभी यदि खेतों में चला भी जाता तो मेरे पिताजी कह देते, बेटा मयंक, तुम खेतों में क्यों आए हो? जिस तरह से मैं जमींदारों के खेत में अधिया में काम करता हूँ, वह मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। तुम बहुत पैसे कमाना, शहर में रहना, इस गांव में रखा ही क्या है? देखो, सब गांव वालों ने मेरे पापा की कड़ी मेहनत को देखा। यदि ऐसे में मैं आज गांव से माता पिता को नहीं लाता तो गांव वाले मुझ पर कितना थू थू करते। कुछ दिनों की बात है। शीतल सोचकर कि कुछ दिनों की बात है शांत रह गई। फिर दूसरे ही दिन सुबह मयंक अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में काफी चेकअप और जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनके फेफड़े में दोनों साइड में हल्का हल्का सूजन आ गया है, जिसकी वजह से इन्हें खांसी और सीने में दर्द भी रहता है। खास खास कर सूजन बढ़ता ही जा रहा है। इनको समय से
अच्छी दवाइयाँ और तेल मसाले से बना हुआ खाने का परहेज करना पड़ेगा, तभी जाकर इन्हें आराम मिलेगा। दवाइयाँ लेकर किशोर जी घर आ गए। 1 महीने बाद डॉक्टर ने वापिस बुलाया था। किशोर जी दवा शुरू तो कर दिए थे, लेकिन अभी उनकी खांसी रुक नहीं रही थी। रह रहकर सीने में दर्द होता, तो कभी गौरी जी किचन में आकर गर्म पानी लेकर जाती। किचन में बर्तनों की आवाज और उधर ससुर की खांसी से शीतल बहुत परेशान थी। रात में किशोर जी को और भी ज्यादा खांसी आती थी। शीतल की नींद खुल जाती, उठकर बैठ वह मयंक को भी उठा देती। तुम्हारे मम्मी पापा से तो मैं परेशान आ गई हूँ। इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाओ, इनकी खांसी बंद करवाओ। मेरा जीना हराम हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वह झुंझलाकर मयंक को भी परेशान करती और सुबह उठकर अपनी सास को भी कहने लगती, मम्मी जी इतनी ही ज्यादा खांसी आ रही थी तो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया। इस तरह से मैं इनके खांसी से सो नहीं पाती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मुझे ऑफिस भी जाना होता है और घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। गौरी जी अपनी बहू को समझाती, बहू कुछ दिनों की बात है, फिर तेरे ससुर की जल्दी से ही तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं इन्हें लेकर वापिस गांव चली जाऊंगी। शीतल कहती, आप लोगों से बात करना ही बेकार है, आप लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं। बस शीतल हमेशा गुस्से में रहती। अब महीने भर हो चुका था। किशोर जी की 1 महीने की दवाइयां खत्म हो चुकी थी। कुछ तो राहत मिलने लगा था, लेकिन फिर से दवाइयां ना होने के कारण उनकी खांसी बढ़ने लगी थी। तो शीतल ने कहा, इनकी खांसी तो फिर बढ़ती ही जा रही है। गौरी जी ने कहा, बहू खांसी इसलिए बढ़ रही है कि आज 4-5 दिन से दवाइयां खत्म हो गई है। डॉक्टर को दोबारा दिखाने का टाइम भी हो गया है, यहाँ तक कि 4 दिन लेट भी हो गया। मैंने मयंक से बात किया तो उसने कहा, अभी समय नहीं है, जरा 1-2 दिन रुको, चलता हूँ। बहू तुम चलो और अपने ससुर को दिखा दो। यह सुनकर तो शीतल और गुस्से में आ गई। मम्मी जी ऐसे आलतू फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फ्री समझ रखा है क्या। यहाँ मुंबई जैसे शहर में लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त है कि दूसरे के बारे में सोचने का उनके पास टाइम ही कहाँ है। वह अपना पर्स उठाई और ऑफिस चली गई। जब शाम को मयंक आया तो गौरी जी अपने बेटे से बोली, बेटा अपने पिताजी को दोबारा भी हॉस्पिटल लेकर चल, दवाइयां तो कब का खत्म हो चुकी हैं और तेरे पापा की तबीयत अब और ज्यादा खराब होने लगी है, वह तो अब खाना भी नहीं खा रहे हैं। मयंक ने कहा, मम्मी थोड़ा रुको, मुझे ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट में काम है जिसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। थोड़ा रुकते रुकते काफी समय निकल गया, लेकिन मयंक अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। किशोर जी की अब बीमारी बढ़ती जा रही थी, खांसी दिन और रात बराबर आती। अब शीतल और भी गुस्से में थी। सुबह सुबह हद तो तब हो गई जब रात भर के जागे और दर्द से परेशान किशोर जी सुबह सो गए। गौरी जी भी अपने पति के साथ रात भर उनकी देखभाल करते हुए जागती रही। उनके सोने के बाद उन्हें भी नींद लग गई थी, लेकिन बाहर मयंक और शीतल की जोर जोर से झगड़े की आवाज से उन दोनों की नींद खुली। शीतल कह रही थी, बस मयंक बहुत हो गया, कई महीनों से मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ करते नहीं हो, बस अपने ऑफिस चले जाते हो, रात में आकर आराम से सो जाते हो। तुम्हें तो आदत है ना ऐसे गवार लोगों के बीच में रहने और सोने की। पर एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे आदत नहीं है कि ऐसे लोग खांसते रहे, चिल्लाते रहे और मैं ऐसे में सो जाऊं। पूरा घर हॉस्पिटल बन चुका है, सारी रात खांसने की आवाज, सारे घर में फैले हुए सामान, ऐसा घर के अंदर घुसो तो लग रहा है कि हॉस्पिटल है, पूरे घर में बदबू सी फैली रहती है। अब बस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम अपने मम्मी पापा को ले जाओ, किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, या कि उन्हें जहां से लाए थे वही छोड़कर आओ।
मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन अब तो मुझे काफी तकलीफ होने लगी है, वरना मैं खुद ही यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मुझे कभी बुलाने मत आना। गौरी जी अपने दरवाजे पर खड़ी हुई सारी बातें सुन ली थी। फिर वह आकर बोली, शीतल बेटा, क्यों परेशान हो रही है? हम तुम्हें बोझ लगते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपना घर छोड़कर मायके मत जाओ। मयंक, चल, तू मुझे और अपने पापा को जहाँ से लाया था वहीं छोड़ दे। हम वहीं आसपास कहीं दवा करवा लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारी वजह से तेरी गृहस्थी क्यों उजड़े? मयंक ने कहा, मम्मी, मैं गांव वापिस नहीं छोड़ सकता। अभी तो पापा की तबीयत भी ठीक नहीं हुई है। गांव वाले मुझे फोन कर करके परेशान करेंगे, मुझे ताने मारेंगे। सबके पास तो मेरा नंबर है। क्या कुछ नहीं कहेंगे कि कितना लालची हो गया, अपने माता पिता को बिना दवा करवाए यहाँ छोड़ गया? नहीं नहीं, मैं आप दोनों को गांव तो नहीं छोड़ूंगा। बस। तो फिर शीतल ने कहा, अच्छा, गांव तो तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर ले जाओ वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। लेकिन मेरे घर में अब इन लोगों के लिए जगह नहीं है। गौरी जी ने कहा, तो ठीक है बेटा, तू हम दोनों को वृद्धा आश्रम ही छोड़ दे। भगवान हमारी किस्मत में जो लिखे होंगे वही होगा। मयंक अपनी माँ की इस तरह से बातें सुनकर चुप हो गया, जबकि माँ के एक एक शब्द में इतना दर्द छुपा था कि वह बयां नहीं कर पाई। अपने पति के साथ रात को वह बातें करते हुए बोली, सामान पैक कर लो जी, मेरी ही गलती है जो मैं आपको बेटा बहू के पास आने के लिए बार बार कहा करती थी। आखिर में मेरी बात मानकर आप यहाँ आ ही गए। दोनों पति पत्नी उदास मन से अपना अपना सामान उठाकर अपने बैग में रख लिए और दूसरे दिन सुबह होते ही मयंक के ऑफिस जाने से पहले बोले, मयंक, चल बेटा, हमें वृद्धा आश्रम ही छोड़ दे। इतने पर भी शीतल का दिल नहीं पिघला। शीतल मुंह बनाए हुए खड़ी थी। उसने एक बार भी नहीं कहा कि अभी तो पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इन्हें हॉस्पिटल दिखा दो, ठीक होने तक घर में पड़ा रहने दो। गौरी जी और किशोर जी की आंखों में आंसू थे। मयंक अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला कि मैं आप लोगों को वृद्धा आश्रम क्यों छोड़ूं। वह तो कह दिया, हाँ पापा, आपके लिए यही सही होगा। यह कहकर वह कार की चाबी निकाला और जाकर कार में बैठ गया। गौरी और किशोर जी अपने बहू की तरफ देखे, आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने पति के साथ जाकर कार में बैठी। मयंक कार चला दिया, ले जाकर वृद्धा आश्रम के पास रोका। किशोर और गौरी जी कार से उतरकर अपने बेटे से कहने लगे, बेटा जा, तू सुखी रह, कभी तुझे भगवान दुख ना दिखाए। मेरी वजह से तुझे जो तकलीफ हुआ है उसके लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। इतने पर भी मयंक का दिल नहीं दुखा कि मेरे वृद्ध माता पिता मेरे लिए कितनी मेहनत करते थे। रातों दिन मेहनत मजदूरी के बाद आज मैं इस शहर में आया हूँ, इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। वह कार से उतरकर बोला, कभी कभी मिलने आता रहूंगा मम्मी। यह कहकर वह अपनी कार मोड़ा वापिस घर आ गया। किशोर जी और गौरी जी गेट के अंदर गए तो एक बड़े से काउंटर के पास एक आधी उम्र के पुरुष बैठे थे, जो वहां के संचालक थे। गौरी जी और किशोर जी को देखते ही उठकर खड़े हुए और उन्हें सहारा देते हुए किशोर जी को अंदर लाकर बोले, आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वृद्धा आश्रम में। आज से यही आपका घर है। आप यहाँ निश्चिंत होकर रहिए। यहाँ आपको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। गौरी जी और किशोर जी का दिल भारी था, आंखों में आंसू था। वह समझ रहे थे कि यहाँ कोई मजबूर होकर ही आता है। उनके मन में आज यह बात चल रही थी कि फिर एक बूढ़े माता पिता मजबूर होकर यहाँ आ गए।
और एक बेटा इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया, जिनका नाम राम लखन जी था। राम लखन जी किशोर जी और गौरी जी को अंदर ले जाकर उन्हें वहां विश्राम करने के लिए बोल दिए। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ गए। अब न उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और न ही उनके मन में खुशी। उन्होंने देखा उनके उम्र के बहुत सारे महिला पुरुष वहां पर थे। सबके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, लेकिन दिल से कोई खुश नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब अपनी बची हुई जिंदगी को बोझ समझकर काट रहे हैं। दूसरे दिन सुबह गौरी जी की आंख खुली तो उन्हें लगा बहू अभी चिल्लाती होगी। सुबह उठकर हम लोगों को आकर ताना देगी, सुनाएगी कि आपकी खांसी से हमारी नींद टूट गई। इसी भ्रम में वह सुबह जब जागी तो अचानक से चौंक गई। अरे, मैं तो बहू बेटे के घर में नहीं हूँ, मैं तो वृद्धा आश्रम में हूँ। उनका कलेजा एक बार धक्सा हो गया। किशोर जी भी सुबह उठकर शांत विचार से कुछ समय तक बैठे ही रह गए। सब लोगों को देखते रहे। कोई उठकर सुबह के नृत्य कर के लिए जा रहा था तो कोई बैठे भजन कीर्तन। सब अपने अपने बातों में मग्न थे, लेकिन किशोर जी जो अपने गांव में अपनी एक स्वच्छ जिंदगी गुजार कर आज शहर के वृद्धा आश्रम में पहुंच गए थे, वह भला बीते हुए पल को कैसे इतना जल्दी भूल जाते। उनके दोस्तों के साथ बातें करना, उनके गांव के साथ, गांव के लोगों के साथ इतने अपनापन, उनका अपना खुद का भले ही मिट्टी का ही मकान था, लेकिन अपना तो था जहां वो खुलकर जिया करते थे। आज मुंबई जैसे शहर के वृद्धा आश्रम में आकर रह गए थे। जिंदगी उन्हें कहां से कहां लाकर छोड़ दिए थी। आए थे कि बेटे बहू के पास दवा करवा कर खुशी खुशी ठीक होकर अपने गांव वापिस जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का अंतिम ठिकाना वृद्धा आश्रम होगा। खैर, आगे क्या होता है यह जानते हैं। अब सुबह की चाय नाश्ता आने लगी थी। सब लोग सुबह अपने अपने काम से फुर्सत हो चुके थे, लेकिन गौरी जी और किशोर जी को बिल्कुल भूख नहीं थी। किशोर जी काफी कमजोर से महसूस कर रहे थे। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार खांसी आने की वजह से वहां पर रह रहे मैनेजर उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर उनका पिछला रिपोर्ट देखे और उन्हें दवाइयां भी दिए, लेकिन किशोर जी को आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बीच में दवाइयां रोकनी नहीं चाहिए। 1 महीने की दवा चली थी, फिर इन्हें कई महीनों तक दवाई नहीं मिली। इनकी बीमारी ठीक होने की बजाय अब बिगड़ चुकी है। अब इन्हें बहुत मुश्किल होगी ठीक होने में। किशोर जी कुछ दिनों तक उठ बैठ कर चल फिर लिया करते थे, लेकिन अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वह बिस्तर पकड़ लिए थे। उनके लिए खाना पानी, उनका ध्यान रखना गौरी जी का काम बन गया था। मयंक भी कुछ दिनों तक अपने माता पिता से मिलने आता रहा, लेकिन काफी समय हो गया वह अपने माता पिता से मिलने आना छोड़ दिया था। अब गौरी जी अपने पति के साथ उनकी सेवा करती और वही अपनी पिछली जिंदगी को याद करके आंसू बहाते हुए गुजारा कर रही थी। अब किशोर जी तो खाना पीना भी छोड़ दिए थे। गौरी जी खुद अपने हाथों से खिलाती और मयंक के पापा कुछ तो खा लो, इस तरह से खाना पानी छोड़ दोगे कुछ हो जाएगा। तो इस शहर में मेरा कोई नहीं है, हम कहां से कहां आकर बस गए हैं। लेकिन किशोर जी कहते, अब बस, अब मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं। देखो गौरी, तुम अपना ध्यान रखो, तुम खुद खाओ, तुम मेरे चक्कर में परेशान होती रहती हो। मैं देखता हूँ कि तुम कुछ खाती नहीं हो, बस मेरे पीछे लगी रहती हो। देखो, यदि मुझे कुछ हो भी गया तो तुम किसी तरह से अपने गांव वापिस चले जाना, मयंक को बिना बताए ही। गौरी जी कहती, आपको कुछ हो भी गया तो क्या मेरे लिए मुंबई शहर क्या गांव, मेरा अकेले जीवन
कहीं के लिए लायक नहीं रहेगा। बस आज शाम को दोनों पति पत्नी एक दूसरे के भलाई के लिए बातें कर रहे थे। गौरी जी कब सो गई पता नहीं चला। सुबह जब उठी तो वह किशोर जी को चाय लाकर देने आई और बोली, अच्छा चलो चाय पी लो, रात को भी खाना नहीं खाए थे। दो तीन बार आवाज देने पर भी किशोर जी कुछ नहीं बोले तो गौरी जी वहीं रखी हुई टेबल पर चाय और बिस्किट रख दिया और उन्हें उठाने गई। उनका हाथ पकड़ा तो उनका हाथ बिल्कुल लूज पड़ चुका था। हाथ छोड़ते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। गौरी जी की चीख निकल गई, क्या हुआ मयंक के पापा? उठो मयंक के पापा, मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए? नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी आवाज सुनकर वहां पर रह रहे लोग सब इकट्ठा हो गए। किसी ने मैनेजर साहब को भी बताया जो कि बाहर हॉल में बैठे हुए थे। वह भी जल्दी से आए और गौरी जी को संभालते हुए कहने लगे, माताजी रोइए मत। गौरी जी अपने पति के मृत शरीर को लिपट लिपट कर रो रही थी। गौरी जी अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखा उनके बालों को सहलाते हुए उनसे कह रही थी, देखो हम कहाँ से चले थे और कहाँ आकर पहुंच गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम किसी अनजान शहर में जाकर बिछड़ जाएंगे और आप मुझे अकेला छोड़ जाओगे। नहीं मयंक के पापा, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। हम साथ में यहाँ इस शहर में आए थे और हम दोनों साथ ही जाएंगे। गौरी जी अपने पति के सिर को सहलाते हुए उनसे कहे जा रही थी कि अचानक से उनके सीने में जोर का दर्द उठा और वह अपने पति के सिर पर अपना सिर झुका दी। वहां पर खड़े लोगों ने गौरी जी को संभाला, उनको उठाया तो देखा गौरी जी की सांसें बंद हो चुकी थी। वह अब बोल नहीं रही थी, चुप हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गहरी नींद में सो गई है। वहां के लोगों ने दोनों पति पत्नी के मृत शरीर को अलग अलग लेटा दिया। आज दोनों ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरे से बिछड़ने की ना चिंता थी, ना किसी दवा की, ना बहू के ताने मारने की, ना बेटे के परेशान होने की, पत्नी और माता पिता के बीच में बहस करने की। कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। दोनों सुकून से सो चुके थे। मैनेजर जी ने कब का मयंक को फोन कर दिया था, लेकिन अभी तक मयंक नहीं आया था। तो वृद्धा आश्रम के लोगों ने ही मिलकर किशोर और गौरी जी की अंतिम दाह संस्कार की तैयारी करने की बातें करने लगे थे और तैयारी शुरू भी कर चुके थे कि कुछ ही समय के बाद मयंक वृद्धा आश्रम पहुंच गया। उसे सब लोग रास्ता देते हुए अंदर लेकर आए तो देखा उसके माता पिता दोनों हमेशा हमेशा के लिए सो गए। उसे तो फोन गया था कि सिर्फ उसके पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ तो माँ भी पिताजी के साथ चली गई। वह पिता और माता के बीच दोनों बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, ऐसा कैसे हो गया माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। वह अपने माता पिता के चेहरे को देखकर बहुत बेचैन सा हो गया। तभी वहां के मैनेजर उसे एक चाबी लाकर दिए। यह चाबी लो, तुम्हारे माता पिता का एक पुराना बॉक्स पड़ा है, उसी बक्से की चाबी है। जाओ अपना बक्सा चेक कर लो, फिर हम अंतिम विदाई की तैयारी भी कर चुके हैं। मयंक रोता हुआ गया और अपने माता पिता का बक्सा खोला। खोलते ही उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उस बक्से में उसके बचपन की कुछ तस्वीरें थी, उसकी पहली कक्षा की कुछ किताबें थी, उसकी कुछ ड्राइंग बुक थी जिसमें उसने कुछ सूरज और चांद की ड्राइंग बनाई थी। उसमें उसके बचपन का एक खिलौना था जो टूट गया था। वह कई दिनों तक रोया था। उसकी माँ ने कहा था, इसे रख दो बेटा, मेले में चलकर इसे बनवा देंगे। मयंक कुछ दिनों तक उस खिलौने के लिए रोता रहा, फिर भूल गया था। तो माँ ने उसकी याद के लिए
बक्से में रख दिया था। मयंक की बहुत सारी बचपन की यादें थी, जिन्हें माता पिता एक बक्से में सजोकर रखे थे। और फिर उसमें एक चिट्ठी भी लिखी थी। बेटा मयंक, जब तुम शहर लेकर आए तो हमारा दिल खुशी से गदगद हो उठा कि मेरा बेटा, मेरा सहारा, अब मुझे ले जाकर दवा करवाएगा। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर आया तो हम दोनों को देखकर बहू बहुत परेशान हुई, दुखी हुई। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। बेटा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दोनों बेटे और बहू के खुशियों के बीच आऊं, पर क्या करूं, मजबूरी थी जो तुम्हारे पास आना पड़ा। लेकिन बेटा, अब हम दोनों वृद्धा आश्रम आ चुके हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। हम दोनों माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ कि तुम मुझे वृद्धा आश्रम क्यों छोड़ दिए। बस हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक है। जब तुम्हें यह चिट्ठी मिलेगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मयंक की आंखों से आंसू डबडबा कर अब उस पत्र पर पढ़ने लगे थे। वहीं पर शीतल भी आकर खड़ी थी, शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए थी। मयंक आंसू पोंछा और उसी चिट्ठी को उसी संदूक में डाल दिया। फिर ताला बंद कर वह अपने पिता की अंतिम याद उस संदूक को ले आया और बोला, इसे मैं घर लेकर जाऊंगा। आज मयंक अपने माता पिता के लिए खूब रोया, खूब प्रायश्चित किया कि मेरे माता पिता मुझे अपना इकलौता सहारा मानते थे और आखिर मैं उनकी इकलौती संतान थी। फिर मुझसे ऐसे कैसे भूल हो गई। मैं अपने माता पिता को उनके गांव से, उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके जन्मभूमि से दूर लाकर इस पराये शहर में उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ भी कैसे दिया। मैं इतना कठोर कैसे हो सकता था। आज वह खुद से शर्मिंदा हो रहा था। वह अपने माता पिता के पास गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, मम्मी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद मेरी जैसी नालायक औलाद इस दुनिया में किसी की नहीं होगी, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरी जैसी औलाद किसी की हो भी नहीं। बस वह अपने किए हुए की प्रायश्चित कर रहा था। लेकिन आज उसकी आंसू पोंछने के लिए, उसे यह कहने के लिए कि बेटा, अब तू इतना मत रो, तेरी आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। फिर किशोर जी और गौरी जी को एक साथ नहलाया गया, उन्हें सफेद कपड़ों में पहनाया गया। फिर मयंक आज अपने माता पिता को एक साथ चिता पर लेटे हुए देख तड़प रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। अपने माता पिता को बुखार बिंद देते हुए वह लड़खड़ा कर गिर रहा था। कुछ लोगों ने उसे संभाला और वह अपने माता पिता को रोते हुए, माफी मांगते हुए अंतिम दाह संस्कार दिया। फिर वह वापस घर चला आया। आज वही घर उसे बेगाना सा लगता था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह उस कमरे में गया जो छोटा सा कमरा अपने माता पिता को रहने के लिए दिया था। उसका दिल कचोट रहा था कि हमारा इतना बड़ा फ्लैट होने के बाद भी हमने अपने माता पिता को स्टोर रूम में रखा। उसके बाद भी हम अपने माता पिता को ध्यान नहीं रख पाए। अपने पिता को 1 महीने की दवा दिलाकर दोबारा मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। वह उन सारी अपनी गलतियों को याद करके रोता और प्रायश्चित करता रहा। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। उसके रोने और प्रायश्चित करने से उसके माता पिता वापिस तो नहीं आ सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते अपने माता पिता का ध्यान रख लो, उनके साथ खुशियों के से जी लो, वरना फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।